नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा में आपका। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज सुबह आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप रोज इस वीडियो को जरूर देखते होंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्विज भी आप हमारे वेबसाइट sarkaripareeksha.com से लगाते होंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हर रोज करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखें। और अगर आप पिछली वीडियो करंट अफेयर्स की देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको हर दिन की करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे जाकर अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को जरूर चेक करें, करंट अफेयर्स क्विज को लगाकर। इससे आपके करंट अफेयर्स के पार्ट काफी मजबूत हो जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, ऑप्शन बी श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, ऑप्शन सी हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का जिला है और ऑप्शन डी विजयनगरम जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों जिला में से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और नीति आयोग द्वारा इसे 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से फर्स्ट रैंक इसे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित करने के बाद इसे अब 3 करोड़ रुपए के आवंटन जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि एलोकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस जिले को अलॉट किया गया था हमारे देश के यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को 2018 में। और इस जिले में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं जिसके कारण नीति आयोग द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया है। अब ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसकी जो है स्थापना कब की गई, कब इसकी शुरुआत की गई, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इस प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था और जिसमें 117 जिले को आइडेंटिफाई किया गया था पूरे इंडिया से। और देखा गया कि कौन से जिले में जो है डेवलपमेंट का कार्य कैसे हुए हैं, उसके आधार पर हर एक जिले को रैंकिंग दी गई। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली है वो हरिद्वार को मिली है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू की है? वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे स्कीम प्लान जो है हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इनकी एक आप लिस्ट बनाते चले ताकि आपको ये याद हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन प्रोडक्ट जैसे ये जो प्लान जो घोषित किए जा रहे हैं इसकी कब घोषित किए जा रहे हैं और इसका मेन मकसद क्या है और इसकी जो घोषणा की जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है या किस राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आप जरूर इसकी एक लिस्ट बना ले। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस ब्रांड के तहत केंद्र सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी खाद्य, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी किसान। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत जी, यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये जो प्लान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसमें भारत ब्रांड के तहत जो है हर एक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को अब देश में शुरू किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है ये केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत इसे शुरू किया गया है और पूरे देश में इसे से केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि अब पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान जो है वो भारत ब्रांड के तहत जो है इसे लागू किया जाएगा। अब अगर इसकी जो है क्या जरूरत पड़ गई है, इसकी एम क्या है कि इसे भारत ब्रांड के तहत यानी वन नेशन और वन फर्टिलाइजर लागू करने के पीछे एम क्या है, तो इसे जो फर्टिलाइजर्स अलग अलग ब्रांड्स के हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस जो है प्लान को केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत अब जो भी उर्वरक से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे यानी कि जो यूरिया होंगे उसमें भारत ब्रांड जो है उसमें लिखा हुआ आएगा और उसका एक लोगो जो है
इस फर्टिलाइजर पैक्स के एक किनारे में लगा हुआ आएगा, यानी कि अगर वो लोगो आपको दिखती है तो ही आप उस फर्टिलाइजर को परचेज करें, क्योंकि ऐसा जो है इसलिए किया जा रहा है कि कई सारे मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं अपने जो है बिजनेस को रन कराने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो फर्टिलाइजर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें भारत का एक ब्रांड टैग उसमें लगा हुआ होगा किनारे पे, आप उसे देखकर ही परचेज करें, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ फर्टिलाइजर कंपनी को जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि आपके पास जितने भी ओल्ड डिजाइन बैग्स है उसे 15 सितंबर तक आपको जो है उसे खत्म कर देना है, यानी कि आपको अब 15 सितंबर के बाद जो है उस बैग को मार्केट में आप नहीं भेज पाएंगे। और आपने जितने भी बैग वगैरह मार्केट में भेजे हैं वो सारे बैग को 12 दिसंबर 2022 तक एग्जॉस्ट कर देना है, यानी कि अब जो आप बैग प्रोवाइड करेंगे फर्टिलाइजर बैग्स, उसमें भारत के ब्रांड जो है उसमें लगे हुए रहने चाहिए और उसी जो है बैग्स को आप मार्केट में उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। स्वार्म ड्रोन को किस देश की सेना के मशीनीकृत बलों में शामिल किया गया है? सेना के मशीनीकृत बल यानी जो मैकेनिज्ड फोर्स यूज करते हैं सेना, जैसे ड्रोन यूज करते हैं, जैसे मिसाइल यूज करते हैं, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जो सेना के मशीनीकृत बल में शामिल होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ड्रोन है जिसका नाम है स्वार्म ड्रोन, इस ड्रोन को किस देश की सेना के मशीनीकृत बलों में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी रूस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भारत, यानी भारत देश की सेना में स्वान ड्रोन सिस्टम को शामिल किया गया है। अब ये स्वान ड्रोन सिस्टम क्या है? जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे होंगे, बहुत सारे ड्रोन आपको आकाश में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली में ये जितने भी ड्रोन है ये हमारे भारतीय सेना को और मजबूत बनाने का कार्य करेगी, क्योंकि इस ड्रोन के माध्यम से अब हमारे भारतीय सेना को कई सारे इंफॉर्मेशन और इमेजेस मिल पाएंगे आसानी से, क्योंकि इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। उसके थ्रू अब आराम से हर एक ड्रोन को हर एक डायरेक्शन में ले जाना आसान हो जा रहा है और इतने सारे ड्रोन को एक ही स्टेशन से कंट्रोल भी किया जा रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया है स्वार्म ड्रोन सिस्टम और इसे हमारे भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। 28वें अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऐसे जो चैंपियनशिप होते रहते हैं या टूर्नामेंट होते रहते हैं या लीग होते रहते हैं, इसकी भी आपको लिस्ट एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अलग अलग कैटेगरी में इनके लिस्ट बना लेते हो तो आपको करेंट अफेयर्स याद करना काफी आसान हो जाता है और आपसे एक भी सवाल छूट नहीं पाएंगे। अब आपको और आसान चीज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जब हमारे सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से वहां पे कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स, डे वाइज करंट अफेयर्स, यहां तक कि मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम नजदीक हो आप हमारे सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाइए और वहां से कम हर एक कैटेगरी और हर एक डे का जो वन लाइनर वहां पे मैंने दिया हुआ है उस वन लाइनर को जरूर पढ़कर एग्जाम में जाए। इससे आपको हर एक इंफॉर्मेशन एक लाइन में आपको मिल जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 28वें अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का इसका जो है खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन बी डेविड एंटोन गुइजारो, ऑप्शन सी जावोखिर सिंदारोव या ऑप्शन डी जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जुन एरिगेसी। और यहाँ जो आपको नाम जो दिए हुए हैं जैसे डेविड एंटोन गुइजारो, जावोखिर सिंदारोव, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, ये कोई आम आदमी का नाम नहीं दिए हुए हैं या ऐसे ही नाम नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो अब इन ऑप्शन के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो ये है कि जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं जावोखिर सिंदारोव और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, इनको इस चैंपियनशिप में सेकेंड और थर्ड प्लेस मिला है।
और जो ऑप्शन में एक और दिख रहे थे आपको, डेविड एंटन गुइजारो, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में सेकंड प्लेस हासिल किया है। यानी कि इन्हीं को हराकर हमारे देश के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी ने 28वें अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और इस जो है टूर्नामेंट में टॉप 10 में हमारे देश के 6 खिलाड़ी शामिल है। अब बात कर लेते हैं, ये चेस से रिलेटेड चैंपियनशिप है, तो आपको ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। तो इस साल जो हमारे चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनमें से 73rd ग्रैंड मास्टर का नाम है भारत सुब्रमण्यम, और 74th ग्रैंड मास्टर का नाम है राहुल श्रीवास्तव, और 75th ग्रैंड मास्टर यानी कि जो लास्ट ग्रैंड मास्टर अभी है वो है वी प्रणव। और ये सारे के सारे यानी कि ये तीनों के तीनों ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो इसी ईयर बने हैं। तो हम इतना आपको जरूर आपको विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आपसे इस चेस से रिलेटेड सवाल आते हैं तो जरूर इनमें से एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत का पहला साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान कहां शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। जी, मुंबई में भारत का पहला साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रैन बोला जाता है, सॉल्यूशन शुरू किया गया है। और इसे मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे शुरू किया गया है। यानी कि ये आखिर में इसे जो शुरू किया गया ये है क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी रेलवे स्टेशन पे नेट से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, जैसे कई सारे यात्रियों को नेट चलाने में दिक्कतें होती हैं, या कई सारे यात्रियों को वहां पे वाईफाई की सुविधा दी जाती है, लेकिन कई सारे साइट को वही एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब समाधान के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे इसे शुरू किया गया है, रैन को। और इसे जो लॉन्च किया गया है वो रेलटेल, जो कि एक सीपीएसयू का एक मिनी रत्न कंपनी है, और रेलवे के क्लाउड एक्सटेल, ये दोनों साथ में मिलकर इस जो है रैन प्लेटफॉर्म को सॉल्यूशन को शुरू किया है। और इसकी जो है सफल परीक्षण भी कर ली गई है, यानी कि पायलट इसकी प्रोजेक्ट भी सफल कर ली गई है। और इसकी जो सफल परीक्षण शुरू की गई है वो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, नोकिया और टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकास गौड़ा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या ऑप्शन डी प्रवीण कुमार। डायमंड लीग में खिताब जीतने वाले सबसे पहले भारतीय, इन्होंने भी एक उपलब्धि हासिल की है, और सही जवाब है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जब से ये टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, तब से ये हमारे देश में काफी ज्यादा फेमस भी हो गए हैं, और तब से लगातार किसी न किसी चैंपियनशिप में ये भारत को गोल्ड या सिल्वर मेडल दे ही रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डायमंड लीग में। तो डायमंड लीग को जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने जो अपना बेस्ट थ्रो फेंका है इस लीग में वो 89.08 मीटर फेंका है। और इससे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, और उस चैंपियनशिप में जो इन्होंने थ्रो फेंका था वो 88.13 मीटर्स का थ्रो फेंका था। और अब इन्होंने जो ये डायमंड लीग में जो थ्रो फेंका है वो 89.08 मीटर, यानी कि दिन प्रतिदिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होते जा रहे हैं। और इन्होंने एक ड्रीम देखा है कि ये जो अपना जेवलियन थ्रो करे वो कम से कम 90 मीटर पे जो है जाकर गिरे, यानी इनका 90 मीटर जो है वो बेस्ट थ्रो हो, ये इनका सपना है। और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये 90 मीटर के थ्रो को भी अचीव कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो है डायमंड लीग में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी है, यानी कि इनसे पहले एक और खिलाड़ी थे भारत का जिनका नाम है विकास गौड़ा। ये इस डायमंड लीग में 3rd प्लेस तक पहुंच गए थे, यानी कि टॉप 3 में इन्होंने स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने नहीं दिलाया था। और जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है पहली बार वो है नीरज चोपड़ा। आपको क्या क्या याद रखना है कि ये जो लीग है डायमंड लीग, ये
इसमें स्वर्ण पदक पहली बार किसने जीता है, यानी कि भारत को सबसे पहले बार जो है इस लीग का खिताब किसने दिलाया है। और दूसरा ये याद रखना है आपको कि इस लीग में जो इनसे पहले एक खिलाड़ी पहुंचे थे जो कि डिस्कस थ्रोअर थे, इस खिलाड़ी ने टॉप 3 में जगह बनाई थी। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा की जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये जो है मेडल जीतने वाले भी पहले नहीं थे, ये दूसरे थे। और यानी कि इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी, इस चैंपियनशिप के बारे में, इस मेडल के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर याद आ गया होगा, और आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पहला पूर्ण स्वदेशी गोला बारूद भारतीय सेना को प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 mm एम्यूनेशन, ऑप्शन बी 20 mm एम्यूनेशन, ऑप्शन सी 30 mm एम्यूनेशन, या ऑप्शन डी 40 mm एम्यूनेशन। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 30 mm गोली, यानी कि बुलेट। ये भारत में ही इसे बनाया गया है, भारत में इसे विकसित किया गया है, और इसे जो है भारतीय सेना को सौंपा गया है। तो ये पहली बार हुआ है जब भारतीय एम्यूनेशन को अब भारतीय सेना यूज कर रही है। और इस जो बुलेट को, एम्यूनेशन को जो बनाया गया है वो नागपुर के MS इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और इसे इंडियन नेवी के वाइस चीफ एडमिरल SN घोरमाडे को सौंपा गया है। यानी अब हमारे देश में जितने भी आर्म्स या जितने भी एम्यूनेशन सिस्टम है उसके हर एक पार्ट्स अब धीरे धीरे बनाए जाने लगे हैं। अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ये बुलेट जो यूज की जाएगी वो AK-630 गन के लिए बनाई गई है, यानी इस गन में ये बुलेट को यूज किया जाएगा। और ये पहली बार है कि जब हमारे भारत देश की सेना जो है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को इसकी डिलीवरी के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है, और बहुत ही कम समय में इन्होंने इस ऑर्डर को कंप्लीट भी किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एंथोनी अल्बेनेस, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी फुमियो किसीडा। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं। भारत में तो ये लोकप्रिय थे ही, अब ये पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता में आगे है। और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे जो बाइडेन, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये अमेरिका के हैं। और एंथोनी एल्बनेस ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। फुमियो किसीडा कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। लेकिन इन सारे को पीछा छोड़ते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा अपने नाम कर लिया है। और पिछले साल भी इन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा मिला था, और इस साल भी इन्होंने इस खिताब को बरकरार रखा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता बने हैं, उसके लिए इन्हें 75% लोग, दुनिया के लोगों ने इन्हें पसंद किया है। और इनके बाद जो सबसे ज्यादा नेता को लोगों ने पसंद किया है वो मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। और फिर उसके बाद है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी। इन्हें 63% वोट मिले हैं मेक्सिको के प्रेसिडेंट को, और इटली के प्राइम मिनिस्टर को 54% वोट मिले हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, इन्हें 75% वोट दिया गया है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसने निकाली कि ये दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता है। तो ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट में ये रिपोर्ट निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन हटा लिया है? यानी किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पे फीफा के द्वारा जो है सस्पेंशन लगाया गया था, और अब जो है फीफा ने इसे हटा लिया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राजील,
ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी भारत। तो सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। जी, आपने ठीक सुना। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फीफा के द्वारा भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को जो है बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और इस वीडियो में भी आपसे मैं ये जो है जिक्र कर रहा हूं कि अब जो भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को फीफा के द्वारा जो बैन लगाया गया था या सस्पेंड किया गया था उसे हटा लिया गया है। और इसका मतलब अब यही है कि अब भारत में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाले थे, बैन लगने के बाद ये लग रहा था कि अब ये भारत में नहीं होगा, लेकिन अब बैन जैसे ही हटाया गया है अब ये भारत में 11 से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। और फीफा ने जो भारतीय फुटबॉल फेडरेशन पे जो बैन लगाया था वो 15 अगस्त को लगाया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इनसे रिलेटेड सवाल जो है मैंने पहले ही डिस्कस आपके साथ कर लिया है। और अब जब इस तरह के सवाल आपको मिल रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन भी याद होने चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि फीफा के द्वारा जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे जो बैन लगा था, ये 85 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार इस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे फीफा के द्वारा बैन लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जूडो विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यशपाल सोलंकी, ऑप्शन बी लिंथोई चनम्बम, ऑप्शन सी टोम्बी देवी या ऑप्शन डी रजनी बाला। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं। जब आप यहां पे इन खेल के खिलाड़ी को पहचान लेंगे तो आपको आसानी से सवाल को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लिंथोई चनम्बम। जी, इन्होंने जूडो विश्व चैंपियनशिप में यानी जूडो खेल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है इसमें इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इनसे पहले स्वर्ण पदक की तो बात दूर, किसी खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में कोई भी पदक भारत को नहीं दिलाया था। और इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। 16 साल की मात्र ये लड़की है और ये कहां से है, बिलोंग करती है मणिपुर से। और इन्होंने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था। तो इसका आयोजन साराजेवो, जो कि बोस्निया का कैपिटल है, यहां किया गया था। और इन्होंने जो इस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है उसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। ये 2017 से ही ट्रेनिंग ले रही थी और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने से पहले ये सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जो कि 2017 में आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही ये जो है एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2022 में किया गया था, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अब जो है इन्होंने जो जूडो के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हम 1 सितंबर से आपके लिए करंट अफेयर्स जो है एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ला रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अब एमसीक्यूज क्यों नहीं, तो आप घबराइए मत, क्योंकि हम हर एक वीक में यानी वीक के एंड में, वीकेंड में आपके साथ पूरे वीक का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं या वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे भी विजिट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात, आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।